नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। ट्रंप ने ईरान से लापता एयरमैन को सुरक्षित बचाने का किया दावा। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने एयरमैन को बचाने गए एक अमेरिकी विमान को मार गिराने की कही बात। कुवैत के मंत्रालय बिल्डिंग पर ईरान का बड़ा हमला, बिजली और पानी संयंत्रों को भी किया तबाह। बहरीन और यूएई में एल्यूमिनियम फैक्ट्री पर किए हमले, इजराइल पर भी हुए हमले। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली आज। राहुल गांधी की असम में आज 3 चुनावी रैलियां। केरलम के कोझिकोड में अमित शाह का मेगा रोड शो। पर्वतीय राज्यों के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी, उत्तर भारत के कई राज्यों में हुई बारिश और ओलावृष्टि। फसलों के नुकसान पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह आज राज्यों के कृषि मंत्रियों से करेंगे चर्चा। आईपीएल में आज 2 मुकाबले। पहले मैच में हैदराबाद और लखनऊ के बीच भिड़ंत, दूसरे मुकाबले में बेंगलुरु और चेन्नई होंगे आमने सामने। तो आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। जी हां, उन्होंने दावा किया है कि ईरान में मार गिराए गए फाइटर जेट के दूसरे क्रू मेंबर को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। ईरान की धरती से F-15E के 2 क्रू मेंबर्स में से एक को अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने सुरक्षित वापस निकाल लिया था, जबकि एक लापता था। ट्रंप ने इस मिशन को अमेरिकी सैन्य इतिहास का सबसे जाबाज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करार दिया है। सोशल मीडिया ट्रुथ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि क्रू मेंबर ऑफिसर, जो एक बहुत सम्मानित कर्नल भी है, अब सुरक्षित है। ये जाबाज ऑफिसर दुश्मन की सीमा के काफी अंदर फंस गया था और ईरानी लड़ाके लगातार उनकी घेराबंदी कर रहे थे। दर्जनों आधुनिक विमानों ने हमला बोलकर इस रेस्क्यू को अंजाम दिया। इसके अलावा ट्रंप ने बताया कि कल यानी शनिवार को एक और पायलट के सफल रेस्क्यू किया गया है, जिसे सुरक्षा कारणों से कंफर्म नहीं किया क्योंकि दूसरे रेस्क्यू ऑपरेशन को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। अमेरिकी सेना के इतिहास में यह पहली बार है जब 2 अमेरिकी पायलटों को दुश्मन के इलाके में अलग अलग जगह से बचाया गया है। और जंग के 37वें दिन आपको बता दें, आज ईरान ने कुवैत पर बड़ा हमला किया है। ईरान ने कुवैत के 2 बिजली और जल शोधन संयंत्रों पर ड्रोन से हमला किया है। इससे दोनों संयंत्रों को नुकसान पहुंचा है। 2 बिजली संयंत्रों से उत्पादन होना बंद हो गया है, जिस कारण से ये सेवा से बाहर हो गई है। तो वहीं कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने कहा है कि ड्रोन हमले के बाद उसके शुवैक ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में आग लग गई है। हालांकि इन हमलों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ईरान ने बहरीन, यूएई, एल्यूमिनियम प्लांट और इजराइल पर भी हमले किए हैं। तो ईरान जंग का 37वां दिन है और इससे पहले आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ईरान के पास समझौता करने या स्ट्रेट को खोलने के लिए अब केवल 48 घंटे शेष बचे हैं। उन्होंने याद दिलाया है कि पहले उन्होंने ईरान को 10 दिनों की मोहलत दी थी। उन्होंने चेतावनी दी है कि समय सीमा पूरी होने पर ईरान को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच उन्होंने युद्ध समाप्त करने के लिए कूटनीतिक समाधान की भी बात दोहराई है। ट्रंप अब तक होर्मुज खोलने के लिए ईरान को 3 बार अल्टीमेटम दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम को खारिज कर दिया है। ईरानी सेना में जनरल अली अब्दुल्लाही अली अबादी ने कहा है कि ट्रंप का बयान बेबस, घबराहट और बेवकूफी भरा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की धमकी का मतलब है कि ट्रंप अपने लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल रहे हैं। वहीं आईआरजीसी के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर इलाके में तनाव बढ़ा तो पूरे इलाके को नरक में बदल देंगे। साथ ही साथ उन्होंने इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले का भी दावा किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तेहरान में किए गए एक भीषण हमले में कई ईरानी सैन्य नेताओं को खत्म कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी सेना की कार्रवाई का वीडियो भी साझा किया, जिसमें उन्होंने सैन्य नेताओं के मारे जाने की बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि इस हमले में और भी काफी नुकसान हुआ है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं असम, जहां पर विश्वनाथ में राहुल गांधी इस समय रैली कर रहे हैं। मुझे बब्बर शेर पकड़ लेगा, वैसे ही आपके चीफ मिनिस्टर रात को नहीं सोते हैं, दिन भर इधर उधर देखते रहते हैं, उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। मगर भैया कभी ना कभी हमारे हाथ आएगा। ये आज भगले कल भगले कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा। और फिर देखना, ये जो इधर उधर जंप मारता है ये सब बंद हो जाएगा, हाथ जोड़ेगा, असम की जनता से माफी मांगेगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से माफी मांगेगा। मगर मैं आज ही बता रहा हूं, माफी का कोई मतलब नहीं है, कार्रवाई इस पे होगी, कानूनी कार्रवाई इस पे होगी। इसको जितना भी जंप लगाना है लगा दे, जितनी भी हरकत अभी करनी है कर ले, मगर इसको हम छोड़ेंगे नहीं। हमारी बात नहीं है, असम की जनता इसको नहीं छोड़ने वाली है। ये जो आपका प्रदेश है, ये फूलों का गुलदस्ता जैसा प्रदेश है। इसमें अलग अलग लोग रहते हैं, अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं। और आपकी शक्ति भाईचारा और प्रेम है, यही असम की शक्ति है। और यही आपने पूरे देश को दिखाया, दुनिया को दिखाया है। जो मैंने नाम पढ़े, शंकर देव जी से लेकर जुबिन गर्ग तक, इन्होंने यही काम किया था, लोगों को जोड़ने का काम किया था। अलग अलग कम्युनिटीज हैं यहां पे। आपने मुझे ये गुरखा का चिन्ह दिया है, ये दिया है ना, आप लोगों ने देश की रक्षा की है, बॉर्डर पे आप लोग हमारी रक्षा करते हो, आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश को। तो असम से आप राहुल गांधी की रैली देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय खबर का रुख करते हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के महशहर पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में इजराइल ने हमला किया और इलाके में भीषण आग और धुएं के गुबार देखे गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस हमले में 5 लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल प्रशासन का आग पर काबू पाने का दावा कर रहा है प्रशासन, और इस हमले की जिम्मेदारी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ली है। उनका कहना है कि इजराइल ने संयंत्र को निशाना बनाया है क्योंकि यहां पर विस्फोटक और मिसाइल सामग्री बनाया जा रहा था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने संयुक्त राष्ट्र को एक कड़े शब्दों में पत्र लिखा है और पत्र लिखकर हालिया अमेरिकी और इजरायली हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। 4 अप्रैल को जारी इस पत्र में उन्होंने चेतावनी दी
कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए हमले एक बड़े रेडियोलॉजिकल खतरे को जन्म दे सकते हैं। बुशहर परमाणु संयंत्र के पास चौथा हमला होने के बाद स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। अराक्ची ने कहा है कि यह एक असहनीय स्थिति है जिससे रेडियोधर्मी रिसाव का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने अपने पत्र में साफ तौर पर कहा है कि ऐसे संवेदनशील इलाकों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। इस तरह के हमले न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे क्षेत्र की आम जनता को गंभीर खतरे में डाल सकते हैं। ईरान ने इस मुद्दे पर तुरंत ध्यान देने और आवश्यक कदम उठाने की अपील की है। और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सऊदी अरब, कतर और यूएई का 2 दिवसीय दौरा पूरा किया। दौरे का मकसद ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करना और ईरान के से बढ़ते तनाव के बीच सहयोग बढ़ाना रहा। जद्दा में उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से रक्षा सहयोग और कूटनीतिक समाधान पर चर्चा की। दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ ऊर्जा सहयोग पर बात हुई। यूएई में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात कर रणनीतिक साझेदारी पर उन्होंने जोर दिया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए डीटी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीटी न्यूज और अब चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। तो 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल के कूच बिहार का दौरा करेंगे। कूच बिहार रास मेला में मैदान में वो कूच बिहार जिले की 8 सीटों और अलीपुर द्वार जिले की 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार तेज हो गया है और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूच बिहार में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की सभा से पहले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष समेक भट्टाचार्य ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में आलू किसान परेशान है और सरकार उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। समेक भट्टाचार्य ने ममता सरकार की तुलना बाबर राज से करते हुए प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। पूरा देश में सभी लोग ये बोल रहे हैं 4 मई दीदी गई। सरकार का पॉलिसी का कारण आज आलू किसान इतना भुखमरी में चले गए। अब हुगली में जाइए, सबसे बड़ा आलू का फार्मिंग जो करता वो तो बंद कर दिया। आलू जमीन से उठाने का जो कीमत है वो भी उसको नहीं मिल रहा है। सरकार का कोई पॉलिसी नहीं, सरकार किसानों का साथ खड़ा नहीं है। आज आलू का किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हुगली में किया, हावड़ा में किया, 2 दिन पहले अलीपुर द्वार में 2 किसान आत्महत्या किया, काल माथाभांगा में एक आत्महत्या किया। अभी जब आलू का किसान भूखमरी का कारण, आलू का किसान ये तृणमूल कांग्रेस का पॉलिसी का कारण आत्महत्या कर रहे हैं, तो तृणमूल कांग्रेस का कहना है ये लोगों को मानसिक बीमारी था, किसी का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स था, इसी का कारण हो रहा है। तो जनता ये मानने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव प्रचार के बीच पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बयानबाजी भी तेज हो गई है और इसी बीच भाजपा नेता रवि किशन ने अपनी पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा कि बंगाल की जनता विकास चाहती है। बांग्लादेशियों से बंगाल को बचाने की लड़ाई चल रही है। इस बार वोटिंग आप लोग देखिएगा, इस बार बंगाली अपने अस्तित्व को और अपने बंगाल को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, बांग्लादेशियों से बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। वो अपनी पहचान के लिए और केंद्र की जितनी बड़ी बड़ी जो लाखों करोड़ों की योजनाएं अब बंगाल में लाके अपने बच्चों के भविष्य के लिए बंगाल का विकास चाहता है। मोदी जी उनकी पहली पसंद है। प्रधानमंत्री मोदी जी अब कमल पहली पसंद हो चुकी है।
केरलम में भी चुनाव प्रचार जोरों पर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कोझिकोड में आज रोड शो किया। रोड शो में बड़ी संख्या में लोग नजर आए और इसके अलावा वो आज एर्नाकुलम के कन्नथुनाड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद तिरुवनंतपुरम दक्षिण के कट्टक्कड़ा में भी एक जनसभा करके अपने प्रत्याशी को वोट देने की जनता से अपील करेंगे। अपने केरलम दौरे के अंत में अमित शाह तिरुवनंतपुरम के थम्पानूर में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। भाजपा नेता जेपी नड्डा आज असम के कामरूप में जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा का आज शाम 4:30 बजे जनसभा का कार्यक्रम है और इससे पहले जेपी नड्डा आज केरलम में एक हेल्थ आउटरीच प्रोग्राम में शामिल हुए। 1947 till 2017 what type of health policy we had? बीमार पड़ो, दवाई खाओ, ऑपरेशन कराओ और सारी जिंदगी दवाई खाते रहो और चलते रहो। Now our health policy is not only curative. First of all, it is preventive, promotive, curative, palliative, rehabilitative, and geriatric. So this is how we have taken a complete, inclusive healthcare. And it's not only in words, it has been translated now in deeds also. और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज असम में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। विश्वनाथ में जनसभा के बाद आज वे गोलाघाट में चुनावी जनसभा करेंगे। वहीं कामरूप जिले के कमलपुर में भी वो रैली करने वाले हैं। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन आज पुडुचेरी में चुनाव प्रचार करेंगे। सबसे पहले तिरुनल्लार में रोड शो करेंगे, वहीं मनावेली में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वे मंडल अध्यक्ष और प्रवासी कार्यकर्ता के साथ सांगठनिक बैठक करेंगे। वहीं तमिलनाडु में चुनाव के वक्त में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी के 3 भाषा मॉडल को लेकर सियासी विवाद भी छिड़ गया है। एमके स्टालिन ने कहा है कि यह नीति असल में हिंदी थोपने का प्रयास है और इससे तमिल जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का नुकसान होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इन तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि एनईपी तीनों भाषाओं के सीखने को बढ़ावा देती है और किसी भाषा को नहीं थोपती है। दोनों नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस देखी गई, जिससे इस शिक्षा नीति पर राजनीति और बहस और तेज हो गई है। तो जनादेश में चुनावी राज्यों से जुड़े तमाम अपडेट हम आपके साथ लगातार साझा करते रहेंगे। और जनादेश के बाद अब बात करें मौसम की, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात हुआ है। इसके साथ ही दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के भी कुछ एक हिस्सों में बारिश हुई है। इस सप्ताह उत्तर भारत के राज्यों में रुक रुक कर हो रही बारिश और ओलावृष्टि से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर में हिमपात के कारण कई महत्वपूर्ण सड़कें बंद हो गई हैं। मौसम विभाग ने कुछ एक इलाकों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। बारिश के कारण कुछ स्थानों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन की आशंका है। बारिश से कुछ निचले इलाकों में जलभराव भी हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात हुआ है। मंगलवार और बुधवार को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में ओलावृष्टि, गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। लाहौल और स्पीति और कुल्लू के ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले 24 घंटों में हिमपात हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य में 10 अप्रैल तक बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है।
कुछ राज्यों में हुई अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और पाला पड़ने से फसलों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों की इस परेशानी को देखते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लेते हुए कृषि मंत्रालय के अधिकारियों को फसल क्षति की समीक्षा करने और संबंधित राज्यों के अधिकारियों से संपर्क कर जानकारी इकट्ठा करने का निर्देश दिया है। कृषि मंत्री ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि चिंता न करें, संकट की इस घड़ी में मोदी सरकार किसानों के साथ है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री आज संबंधित राज्यों के कृषि मंत्रियों से फसल क्षति के संबंध में चर्चा भी करने वाले हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सरकार देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में पेट्रोल और डीजल खरीदने और रसोई गैस की अनावश्यक बुकिंग से बचने की सलाह दी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच सरकार के राहत उपायों, खासकर शुल्क छूट को निर्यातकों के लिए बड़ा प्रोत्साहन माना जा रहा है। विक्टोरिया टूल्स के चेयरमैन एसएस बंगा ने कहा है कि इन कदमों से इनपुट लागत घटेगी, कच्चे माल की उपलब्धता सुधरेगी और उद्योगों को स्थिरता मिलेगी, जिससे भारत के निर्यात को मजबूती मिलेगी। आज जो वेस्ट एशिया में वार जोन जो बना हुआ है, जो डिस्टर्बेंस हमारे वर्ल्ड के में बनी हुई है, 20-25 कंट्रियों में एक किस्म से कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको देखते हुए जो भारत सरकार ने जो कदम उठाया है रिलीफ टू द एक्सपोर्टर, वो एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। और देश भर में आज नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जा रहा है। ये दिन देश की समृद्ध और गौरवशाली समुद्री विरासत को दर्शाता है। ये तारीख साल 1919 की एक ऐतिहासिक घटना की याद दिलाती है, जब पहला भारतीय स्वामित्व वाला जहाज एसएस लॉयल्टी मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ था। ये घटना भारत की वैश्विक शिपिंग में एंट्री का प्रतीक बन गई। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत का समुद्री इतिहास काफी समृद्ध रहा है और 5 अप्रैल को मनाया जाने वाला नेशनल मैरीटाइम डे इसी ऐतिहासिक यात्रा के एक अहम पड़ाव को चिन्हित करता है। इसी दिन साल 1919 में पहला भारतीय स्वामित्व वाला जहाज एसएस लॉयल्टी मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ था। स्किंडिया टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा संचालित इस यात्रा ने औपनिवेशिक काल में भारत की वैश्विक शिपिंग में भागीदारी की शुरुआत की, जो देश की समुद्री पहचान को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। 1947 में आजादी के समय भारत का समुद्री क्षेत्र शुरुआती दौर में ही था। उस वक्त देश के पास सीमित पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और छोटी शिपिंग फ्लीट थी, लेकिन इसके बाद के दशकों में भारत ने अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत किया। तटवर्ती क्षेत्रों में बड़े बंदरगाह विकसित किए गए, शिपिंग इंडस्ट्री का विस्तार हुआ और भारतीय नौसेना एक सशक्त बल के रूप में उभरी, जो देश के समुद्री हितों की रक्षा कर रही है। आज भारत के पास 12 प्रमुख और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं, जहां से देश का लगभग 95% व्यापार समुद्री मार्गों के जरिए होता है। हाल के वर्षों में भारत के समुद्री क्षेत्र के आधुनिकीकरण को लेकर प्रयासों ने तेजी पकड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सागरमाला कार्यक्रम जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक्स में सुधार और तटीय आर्थिक क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया है। पोर्ट कनेक्टिविटी, शिप बिल्डिंग और इनलैंड वाटरवेज में बड़े निवेश के जरिए भारत के समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है, जिससे व्यापार की दक्षता भी बढ़ी है। इसके साथ ही भारत की रणनीतिक समुद्री उपस्थिति भी लगातार मजबूत हुई है। भारतीय नौसेना इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक सक्षम और प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभरकर सामने आई है, जो समुद्री मार्गों की सुरक्षा, आपदा राहत कार्यों और हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रही है। एक सदी पहले एसएस लॉयल्टी की ऐतिहासिक यात्रा से लेकर एक बड़े समुद्री शक्ति के रूप में उभरने तक भारत की ये यात्रा दृढ़ संकल्प, विकास और वैश्विक महत्वाकांक्षा की कहानी को बयां करती है। अक्षय डोंगरे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात करें खेल की तो इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाने हैं। पहले मैच में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा, तो वहीं आज खेले जाने वाले दूसरे मुकाबले में बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भिड़ंत चेन्नई सुपर किंग्स से होगी। ये मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।